महाभारत से लेकर फेमस हिस्टोरियन ट्रैवलर इब्न बतूता ने अपने कई लेखों में जिस जगह को मेंशन किया, गुरु नानक जी की वो धरती जहाँ से उन्होंने सिक्खी का प्रचार किया, साथ ही साथ दुनिया में एक बहुत ही वैल्यूबल लेसन दिया। सरबत दा भला, यानी सबका भला हो। जहाँ के लोग रणभूमि में अपनी वीरता के लिए तो जाने ही जाते हैं, साथ ही साथ बिना किसी भेदभाव के पूरी दुनिया में लोगों की सेवा करने के लिए भी जाने जाते हैं। इंडिया का गोल्डन एग्रीकल्चर लैंड, हमारा प्यारा रंगला पंजाब। हमारे इस प्यारे पंजाब पर हमेशा से ही विदेशी ताकतों की बुरी नजर रही है। हमारे पंजाब ने 1960 से लेकर 1990 तक का बहुत काला दौर देखा, जब खालिस्तान मूवमेंट अपनी चरम पर था। बहुत खून बहा, बहुत जाने गई हमारे इस पंजाब में। बड़ी मुश्किल से संभला था हमारा पंजाब, बहुत मुश्किल से तरक्की के रास्ते पे आज ये आगे बढ़ चुका है। मगर विदेशी ताकतें लगातार इसको खालिस्तान मूवमेंट की आंख में झुकने की कोशिश करती ही रहती। माना जाता है कि इंडिया में कुछ लोग कनाडा और कुछ विदेशी ताकतों के साथ मिलकर खालिस्तान मूवमेंट को अक्सर हवा देते तो हैं ही, लेकिन कनाडा में हमेशा सबसे ज्यादा खालिस्तान मूवमेंट्स की न्यूज सुनी जाती है। साथ ही साथ प्रोटेस्ट जो अक्सर हम सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं। कनाडा की धरती का इस्तेमाल कई बार भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए किया जाता है, कभी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, कभी किसी और चीज के नाम पर। इसमें कई बार पंजाब को हमारे हिंदुस्तान से अलग करने की बात कही जाती है, या कभी किसी लीडर का बहुत ही इनअप्रोप्रिएट पोस्टर्स या स्टैचूज बनाए जाते हैं। आखिर कनाडा ऐसा क्यों करता है? कनाडा की कोई भी सरकार इतने दशकों तक कोई एक्शन क्यों नहीं ले पाई ऐसे लोगों के खिलाफ? क्या कनाडा को उससे कोई पॉलिटिकल या जियो पॉलिटिकल फायदा मिल रहा है, ये भी कुछ और जानेंगे आज के पॉडकास्ट में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम माय गेस्ट मिस्टर आरुष, माय फ्रेंड। ही इज एन इंटरनेशनल रिलेशन स्टूडेंट। आरुष, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो आरुष, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है, कनाडा का इनएक्टिव बिहेवियर खालिस्तान इशू पे इतना क्यों होता है हमेशा? अच्छा, तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हाँ, आपने पॉडकास्ट पे बुलाया। बिल्कुल। तो मेरे को लगता है कि अगर आप इनएक्टिव रिस्पॉन्स के बारे में बात करें, तो जैसा आपने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि उनको कुछ पॉलिटिकल गेन हो सकता है या कुछ ऐसे पॉलिटिकल माइलेज भी मिल सकता है। तो मुझे तो लग रहा है कि ये ज़्यादातर इसीलिए है कि उनको डोमेस्टिकली बहुत पॉलिटिकल फायदा मिलता है इस चीज़ से। तो अगर आप ये खालिस्तान सेपरेटिज्म को ही देख लें, तो तो कनाडा में जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, तो वो इसीलिए चूज करते हैं कि इस पर इनएक्टिव रहने की इसलिए कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनको इस चीज से पॉलिटिकल माइलेज मिलती है। और जैसे आप जानते हैं कि कनाडा में जो सिख कम्युनिटी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और सभी सिख भाइयों के लिए नहीं कह रहा, लेकिन जो जो कुछ है वहाँ पे, जो जो ऐसे खालिस्तान पसंद लोग हैं, तो वो बहुत बड़ा ऐसा पॉलिटिकल माइलेज क्रिएट करते हैं इन लोगों को। और जो कनाडा के कैंडिडेट्स हैं, वो इनएक्टिव रहने से अपनी अपनी ओर खींचते हैं इन इन वोटर्स को। तो कनाडा के इलेक्शंस में अगर आप देखें, तो ये खालिस्तान इशू एक बहुत बड़ा वोट बैंक बन चुका है। और और इस पर इनएक्टिव रहने से और या ज़्यादातर इनएक्टिव रहने से अपनी ओर वोट्स खींचते हैं ये लोग। तो इसीलिए ज़्यादातर हम भी भारत से देखते हैं कि हमारे 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 कंप्लेंट के बावजूद, हमारे बोलने के बावजूद कनाडा इस पर कोई एक्शन नहीं लेता। तो इन नटशेल ये है इसका जवाब, कि इसलिए कनाडा इस पे कोई एक्शन नहीं लेता। जी। यार, आप एक बार मुझे ब्रीफली कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं हिस्ट्री खालिस्तान मूवमेंट की स्पेशली, और इनके गोल्स क्या है, एंड गोल्स क्या है खालिस्तान मूवमेंट का? हाँ, तो खालिस्तान मूवमेंट अगर आप देखें, तो बहुत लोग कहते हैं कि 1980s के दौरान
उसका बहुत शुरू हुआ था यहाँ पे भारत में और कहीं और। लेकिन अगर आप देखें तो खालिस्तान का जन्म खालिस्तान मूवमेंट का जन्म लगभग 1940 से शुरू हुआ था, जब भारत का बंटवारा हुआ था। भारत और पाकिस्तान जब भारत और पाकिस्तान दोनों बने थे, तो पंजाब का भी बंटवारा हुआ था। तो पंजाब जो लाहौर वगैरह ये सब हैं वो पाकिस्तान चले गए। और अगर हम इतिहास भी देखें तो लाहौर जहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह थे, वो सिखों के लिए बहुत पवित्र जगह मानी गई है। तो तो उनकी नज़र में ये देखा गया है कि उनको तब सेपरेट करने की कोशिश करी गई थी। और वो पहला किस्सा था। दूसरा, जब 1966 में, जब भारत में जो पंजाब है, जब उसका बंटवारा हुआ था वापस, पंजाब और हरियाणा, अब जब हरियाणा को क्रिएट किया गया था, तो वो एक और ऐसा इंसिडेंट था जब पंजाब के लोगों को लगा कि हमें 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 डिवाइड किया जा रहा है। तो और इसको चलते वो मुगलाइज करने लगे। और तब से, और ये एक और पुश था खालिस्तान इशू के। और तो ये चलते चलते कुछ सात सात 6 साल 6 साल बाद 1973 में एक और रेजोल्यूशन पास करी गई, जिसका नाम था आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। तो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के अनुसार ये डिमांड करी गई थी कि पंजाब को और भी ज्यादा ऑटोनॉमी दिया जाए over Punjab's internal affairs and generally as a whole. So that was seen as another nail in the another nail and another push towards this issue. And then finally, जब 1984 में जब ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च हुआ था, जब जब स्पेशल फोर्सेस जाकर अपने गोल्डन टेम्पल में, when they flushed out another that was seen as a very hurtful sentiment to the Sikh community, because गोल्डन टेम्पल के अंदर ऑपरेशन करी गई थी। तो these were some of the, and of course finally 1984 इस ऑपरेशन का नतीजा था that इंदिरा गांधी जी was assassinated। तो जैसा आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि एफिजीज भी करे गए थे कनाडा में, और ऐसे बहुत सारी चीजें करी गई थी। सो ऑल दीज इवेंट्स, अगर आप क्रोनोलॉजी देखें तो 1947 से लेकर 1984 तक ऐसी बहुत सारी चीजें करी गई हैं, जो बहुत सारी चीजें हुई हैं रादर, जो इस खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ावा दे रही थी। और अभी 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 ग्लोबलाइज सा जमाना है, तो बहुत सारी विदेशी ताकतें भी इसका फायदा उठा रही हैं। तो ये इन अ नटशेल इज द हिस्ट्री ऑफ द खालिस्तान मूवमेंट। एंड या, दैट इज द नटशेल ऑफ इट। बिल्कुल बिल्कुल। What are the potential solutions that could address the concerns of both Sikh diaspora and the Indian government? Okay. So again, as I said, this Khalistani issue is not an issue which is plaguing the Sikh community as a whole. So I think it is. I think we also need to make the distinction clear that this mindset doesn't affect the entire Sikh community. But again, I would say if we look at all the things that have been going on in Canada, for example, or anywhere else, it is necessary to have a very aggressive to have a very aggressive diplomacy with the countries concerned. And it is also necessary that we as India, we continue to promote our narrative abroad, and let the Canadian public and the voters know that जो जो कुछ हो रहा है, वो हिंदुस्तान के पंजाब में नहीं हो रहा,
वो कुछ कुछ माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटी से भी कम है, कुछ चंद 1% हैं जिनके जिनको ये सूझ रहा है कि खालिस्तान बनाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन वी हैव टू पुश फॉरवर्ड आवर ओन नैरेटिव दैट दिस इज दैट दिस इज नॉट अ वेरी that this is not a that this is not the problem, and this is not where this is not what the picture looks. And yes, and obviously concerning Canadian authorities, US authorities, it is necessary that we have a more aggressive and adept diplomacy on this. लास्ट बात जो मैं करना चाहूंगा आज की वो ये है कि किस तरह हाँ। से कनाडा अपने रिलेशंस लगातार खराब जो हो रहे हैं हमारे इंडिया के साथ उनके क्या सेव कर सकता है। जहां तक मैं देख सकता हूँ, अगर सेव करने की बात रही, सबसे पहले जो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो कि सिख वोटर्स को हम्म। हर पार्टी अट्रैक्ट करना चाहती है। मे बी कहीं ना कहीं वो अट्रैक्ट करने के चक्कर में डायरेक्टली इंडिया के साथ रिलेशन अपने खराब कर रहे हैं खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करके। रिसेंटली हमने एक इंसिडेंट देखा, जब खालसा डे के दिन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो और साथ ही साथ ओपोजिशन लीडर पियरे पॉलिबियर जब दोनों ही एक इवेंट में मौजूद थे, उनके सामने खालिस्तान जिंदाबाद जैसे कुछ नारे लगाए गए, और जिन पर दोनों ही लीडर्स काफी खामोशी ताने हुए दिखाई दिए थे, और दोनों ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम कुछ नहीं कह सकते किसी को, और वहां पे रिलीजियस फ्रीडम है। तो कहीं ना कहीं रिलीजियस फ्रीडम या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर लगातार इन चीजों को तूल देते रहना, मेरे हिसाब से कनाडा को इसमें थोड़ी हम्म। कमी करनी चाहिए। क्योंकि लाइक दे कांट अफोर्ड टू कंटिन्यूसली डेवलप देयर रिलेशन विद इंडिया। अभी हम सबसे बड़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आई गेस, 5th नंबर पे भी आ चुके हैं, कनाडा से कई गुना आगे हैं हम्म। हम लोग। अगर कनाडा लगातार हमसे रिश्ते खराब करता रहेगा तो मे बी शायद वो पीछे ही चला जाएगा, मुझे जहां तक दिख रहा है। क्योंकि चाइना का मुद्दा हो, एशिया पैसिफिक का मुद्दा हो, यूएस के साथ उनको अलाइन होना ही पड़ता है। जो यूएस बोलता है कनाडा अक्सर हाँ बोलता है। लेकिन अगर कनाडा लगातार इंडिया से लड़ेगा तो कहीं ना कहीं यूएस की बैट जो कि एशिया पैसिफिक या फिर इंडो पैसिफिक में चल रही है, वो थोड़ी कमजोर होती मुझे नजर आती दिख जाएगी। हो सकता है आने वाले टाइम में मे बी इंडियन गवर्नमेंट यूएस को डायरेक्टली प्रेशर करे, ताकि वो कनाडा पे प्रेशर डाले कि भाई इस खालिस्तान इशू को अब धीरे धीरे दबाओ, इन चीजों को इतना ज्यादा मत उठने दो, और रिलेशन हमारे इंडिया के साथ खराब हो रहे हैं। आपका क्या कहना है इसमें? हाँ, वो तो बिल्कुल सही है जो आपने कहा है। तो पहले तो कनाडा कैन नॉट कनाडा एज अ पार्टनर एंड एज एन अलाई ऑफ द यूएस, मुझे नहीं लगता कि कनाडा कुछ एक हद से ज्यादा इंडिया के साथ रिलेशंस खराब करना अफोर्ड कर सकता है। वो एक चीज है। एंड जो भी एंड एज वी बोथ नो कि वेस्टर्न कंट्रीज में ये नैरेटिव बहुत चलता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज्यादा चलता है वहाँ पे। यूएस हो, कनाडा हो, यूरोप का तो पूरा पूरा उनका उनका मामला फ्री स्पीच से चलता है। तो उनका तो दिस होल माइग्रेशन क्राइसिस इज बिकॉज ऑफ दैट, कि फ्री स्पीच वगैरह। तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगेन कनाडा में वन, इट इज ऑफ कोर्स evident that they cannot afford to sour the relations with India. And two, I think more than bringing USA onto the table, we uh, we need to push the Canadian authorities. अगर आपके कोई डिप्लोमेटिक negotiations हो, not the multilateral ones, लेकिन अगर कोई bilateral visits हो, कोई foreign office consultations हो, अगर कुछ भी हो, तो हमें कैनेडियन अथॉरिटीज को फोर्स करना चाहिए, पुश करना चाहिए कि they take some action against these people. एंड जो अब हमारे एम्बेसी और हाई कमीशन पे भी हाई कमीशन एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स में भी अटैक हो रहे हैं। तो वी नीड टू डिमांड वी नीड टू डिमांड बेटर एक्शंस फ्रॉम द कैनेडियन अथॉरिटीज की so as to take action against these elements. And likewise, I think after a point, again, as you said, we can also bring USA onto the table, and sort of force the authorities in Canada to take better action. जहां तक फ्री स्पीच की बात करी जाए, आई थिंक ये कनाडा का चलता रहेगा। द
कि फ्री स्पीच के लिए दे विल continue to say कि अगर कुछ भी हो जाए, they will say it's a matter of free speech, it's a matter of free speech. Our understanding in India of free speech is far different from that of what the West does. And so so the it's finally all about toleration and all about how much what is the level of free speech that you would like. Or I think you and I both know how the kind of free speech that is entertained in India, जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी होती है. And I feel that is more than being concerned a lot about the domestic politics in Canada. I feel India should engage more with the Canadian Foreign Office and the Foreign Office authorities, and demand adequate action from them, and demand from them that such incidents of like what happened with the Indira Gandhi effigy thing and all that, they don't repeat again and again. Yes. बिल्कुल। अ, बिल्कुल, जैसे कि हमने आज की डिस्कशन में बात करी, और ये सब कनाडा और इंडिया की दोनों ही डिप्लोमेटिक पावर्स, डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंट जो पीपल हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। एंड हम पूरी कोशिश करेंगे इस पूरे मुद्दे पर, इन दोनों के रिश्तों पर हमेशा नजर बनाए रखें। एंड आई विश So यू much, द friends. बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। Thank you so much. Thank you so much.